सभी को नमस्कार। आज 24 मार्च है और 24 मार्च के बिहार पटना एडिशन में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ या करंट अफेयर्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं कवर करने जा रहा हूं। और इसमें जो है मेनली कई लोगों का डाउट होता है कि ये जो वीडियो मेरा बनता है इसमें किस पेपर का कटिंग रहता है। तो हमारी टीम क्या करती है, पटना एडिशन में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट या जो भी पॉपुलर न्यूज़पेपर है जिसमें कि आपका दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, एक आज तक आता है, एक नवभारत बिहार करके आता है, इन सब न्यूज़पेपर में जो भी पीटी मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है उसका कटिंग निकाल के ही ये वीडियो बनता है। तो आप लोग अगर कोई भी पढ़ेंगे तो एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, यहाँ आपको 5-6 न्यूज़पेपर का कलेक्शन मिल रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को आराम से पर डे बेसिस पे देख सकते हैं। और मुश्किल से आधे घंटे का वीडियो होता है जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू सब हम कवर कर देते हैं और पर डे कोई ना कोई एक हम मेंस का मॉडल आंसर भी डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 23 मार्च था, 23 मार्च को मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया था। वजह ये था कि कल के न्यूज़पेपर में कोई ऐसा खबर नहीं था कि जिसके लिए वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़े। हाँ, एक दो खबर था जिसका अभी मैं आज के पेपर में कवर कर लूँगा। बाकी जिनको भी इनका PDF चाहिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके इसको ज्वाइन करके इस PDF को वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का जो लेक्चर शुरू करते हैं। पहला है, एक कल के पेपर में आया था इन बिहार टाइम्स ब्यूरो में कि बिहार में बढ़ता जा रहा है दागी नेताओं का जनाधार। दैट मीन्स कि हमारे देश में एक जो है ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक जो है निगेटिव पॉइंट आ गया है जिसका कि राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग लगातार उसकी संख्या बढ़ रही है, उसी के बारे में कह रहा है और इससे बिहार भी अछूता नहीं रहा है। इस क्वेश्चन का मैं डिटेल से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मॉडल अफेयर में डिस्कस करूंगा वीडियो के बाद में। तो फिर यहाँ जो कुछ डेटा फैक्ट है आप उसको अपने कॉपी में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लीजिए। पहला लिखिए यहाँ पे, बिहार में पार्टियों को ही नहीं वोटरों को भी दागी नेता पसंद है। अब देखिए, अगर दागी नेता अगर चुनाव जीतते हैं इसमें सिर्फ पार्टी का ही गलती नहीं है, हमारे जनता का भी गलती है। तो आप दोनों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि वर्तमान जो विधानसभा है उसमें जो है ना 68% जो है ना कहीं ना कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। इस पर हत्या, बलात्कार, रेप जैसी अपहरण जैसी घटनाएं शामिल हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछली विधानसभा के कंपेयर में 10% ज़्यादा इस तरह के लोग चुने आए हुए हैं। और यहाँ लिखा है वर्तमान में जो है ना जो भी मंत्री है उसमें 72% मंत्री ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि से, मतलब कि विधायक भी है और जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें भी आपको इस तरह के लोग देखने को मिले हैं। और ये ADR जो NGO है उसका डेटा है, आप इसका पुट कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अभी जो है लगभग जो है ना 163 ऐसे MLA हैं जो कहीं ना कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। पिछली बार मात्र 142 था, इस बार देखिए संख्या बढ़ गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पार्टी वाइज भी लिखा गया है किस पार्टी से कितने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है RJD के 73% विधायक कहीं ना कहीं इस बैकग्राउंड के हैं, भाजपा के 64% हैं, जदयू के भी लगभग 20-50% है। मतलब मोटा मोटी सबका ऑन एवरेज 50 के आसपास है इस तरह के बैकग्राउंड वाले विधायक, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कैबिनेट में तो है ही, मतलब कि मैक्सिमम मंत्री जो है ना, मतलब कि 32 में से 27 मंत्री समझिए ना कहीं दागदार हैं। 72 पे बहुत बड़ा संख्या होता है। बाकी और भी किस किस तरह के मुकदमे किस पर है ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको भी मेंस के पॉइंट ऑफ डेटा जरूर लिख लीजिएगा। बाकी इसका मैं क्वेश्चन डिस्कस आगे करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, बिहार दिवस मनाया गया 111वां। लास्ट पर मैं आपको रिकॉल करा दूं, बिहार दिवस जो समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था और इसका समापन किसने किया है, यहाँ के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने। ध्यान रखिएगा समापन किसने किया, 24 मार्च को समापन हुआ है। बाकी ये जो है राज्य के अस्पतालों में TB के संदिग्ध की हो रही निःशुल्क जांच। सिंपल ध्यान रखना है, बिहार सरकार 2025 तक TB को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है PT के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, NIT के छात्र ने बनाई सिमुलेटेड मशीन। यह जो मशीन क्या करेगी, जो रोड बनता है, रोड में अलकतरा का यूज होता है। अलकतरा क्या होता है, जब बारिश पड़ती है तो उसी रोड ख़राब हो जाती है। तो रोड कब ख़राब होगा उसमें और क्या जिससे रोड खराब ना हो, ऐसा एक मशीन बनाया है NIT पटना के छात्र। क्वेश्चन PT में पूछेगा कि सिमुलेटेड मशीन हाल ही में जो अलकतरा की सड़कों को खराब होने से बचाएगा, इसका जो है ना किसने बनाया, किस संस्थान की छात्राओं ने बनाया है। तो आप लिख लीजिए NIT पटना। ये खाली PT के पॉइंट ऑफ व्यू को, बाकी इसका पेटेंट भी जो है इनको मिल गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये BPSC और क्वेश्चन पूछा था 63 में या 60 से 62 में कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। UNO
का जो एक मानवाधिकार अधिनियम 1948 का घोषणा पत्र क्या है, बिहार सरकार द्वारा पिछले एक दशक में इन्हें बढ़ावा देने होते क्या प्रयास किए गए हैं मानवाधिकार। अब मानवाधिकार का मतलब ये है कि देखिए हमारे देश में अगर देखा जाए भाग 1 तो 3 है जो कि मौलिक अधिकार से है, भाग 4 का है डीपीएसपी है, इसके जितने भी पॉइंट है जितने भी आर्टिकल है सब कहीं ना कहीं मानवाधिकार ही। देखिए एक मूल अधिकार जो कि आपको देश देता है और एक होता है मानवाधिकार। मानवाधिकार जो आपको प्रकृति के रूप से मिलता है, तो मूल अधिकार से भी बड़ा मानवाधिकार होता है, ठीक है। तो अगर आपको मोटा मोटी ये समझिए कि हमारे संविधान का भाग 3 और 4 को मिला दीजिए, ये हो जाता है कहीं ना कहीं मानवाधिकार। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि मानव का अधिकार क्या है। तो अभी चूंकि बिहार में जब देखिएगा जब शराब जब से बनती है तो कई लोग जहरीली शराब से पी के मर जा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से जो है सरकार जब डेटा जारी करती है कि शराब से इतने ही लोग मरे हैं, इतना लोग नहीं मरे हैं, कहीं ना कहीं मानवाधिकार का यहाँ पे हनन होता है। यहीं पे है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो नेशनल लेवल का है उसका एक रिपोर्ट आया है जिसमें कि ना इस रिपोर्ट में जिला प्रशासन और सिस्टम को घेरा गया शराबबंदी को लेकर। चूँकि जो फायर में जो शराब पीने से वहाँ पे जो सरकार ने कहा कि नहीं 42 ही मरे हैं, क्या मरे हैं 42 ही मरे हैं, लेकिन जो है ना इनका कहना है जो रिपोर्ट में कि नहीं 42 में बल्कि 77 लोग इस शराब के पीने से मरे, कई की आंखें चली गई, ठीक ना। उसके बाद यहाँ लिखा गया इस रिपोर्ट में जारी करके कहा गया है कि 18 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है शराब पीकर मरे 32 लोगों के सब बिना पोस्टमार्टम के जला दिए गए। मरने वाले अधिकतर किसान, मजदूर, ड्राइवर, चाय बेचने वाले, फ्री वाले या बेरोजगार थे। 75% पिछड़ी जाति से थे। आयोग ने जांच टीम को सुरक्षा और सहयोग नहीं मिला, मतलब आयोग जब वहाँ जांच करने गई प्रशासन का सहयोग नहीं किया, इसमें से लिखा हुआ। इसने पीड़ितों से बात कर जानकारी जो जुटाई है। आयोग ने पीड़ितों का पुनर्वास नहीं होने की बात कही है। उनके मुताबिक मृतक के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देना जिला प्रशासन का काम है। रिपोर्ट में पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला है जिसमें पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू करने विफल वाली बात कही गई। मतलब ये जो अगर आपको शराबबंदी का अगर कोई निगेटिव पॉइंट अगर कभी एग्जाम में लिखना पड़ जाए तो आप इससे जब चूँकि मानवाधिकार आयोग है तो ये एक तरह से जो संस्था है देश की, तो इनके रिपोर्ट को आप हवाला देकर ऐसा काम लिख सकते हैं। या अगर मानवाधिकार को लेकर बिहार में अगर कुछ अगर नेगेटिव बात आपको लिखना है, इन रिपोर्ट का जिक्र आप आराम से, ऑथेंटिक डेटा है क्योंकि उनका खुद का। बाकी यहाँ पे रिपोर्ट में और कुछ बात किया गया है। तो जो मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग जो बिहार सरकार का, उसने कहा था कि मात्र 42 लोगों की मौत, जबकि ये जो आयोग की रिपोर्ट ऐसा नहीं मान रहा है। बाकी ये सब आपको देख लीजिएगा, इसे मेंस के लिए है आपका। नेक्स्ट चलते हैं बोध गया डायलॉग 5 में एक संस्करण का आगाज हो रहा है, कहाँ बोध गया में ही, बस ये ध्यान रखिएगा। बोध गया डायलॉग मतलब यहाँ पे जो इस बार का जो थीम इसका मेनली है, यहाँ पे हेरिटेज बौद्ध दर्शन के आधार सतत विकास और बोध गया के विरासत पर चर्चा करने के लिए ना बोध गया डायलॉग 5th एडिशन शुरू हुआ है। बस इतना आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका जो उद्घाटन जो किया है पूर्व राज्यपाल और प्रख्यात नौकरशाह शेखर दत्त के कमलों में हुआ है। बाकी इसके मुख्य अतिथि जो है ना राम बहादुर राय है। बस इतना ध्यान रखिएगा। डायलॉग कहाँ हुआ है, इसमें जो है ना बौद्ध धर्म कैसे है प्राचीन से लेकर अब तक कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें जो है ना इसमें चर्चा किया जाएगा। बाकी इसमें डायलॉग में भूटान के राजदूत, मंगोलिया के राजदूत भी इसमें भाग लेंगे ताकि बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो है ना अभी पेपर में आया है कि पिछले जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं तब से जो लगभग 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार सरकार सॉरी नीतीश कुमार की जो सीएम क्या उपलब्धियां रही है, देखिए उपलब्धि का कई है, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक, राजनीतिक सब में है। लेकिन एक अगर आप नौकरी में अगर देखा है तो इनका लोग 8 लाख लोगों को पिछले जब से मुख्यमंत्री बने उनको नौकरी दे दी है। ये डेटा इसमें दिया गया है और सरकार का डेटा है। बाकी अलग अलग विभाग में बी ग्रुप में, सी में, डी में, इन सब विभाग में नौकरी जो है ना इन्होंने दिया है, ऐसा करके लिख सकते हैं। बाकी हाँ, ये देखिए जो बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि इस वर्ष राज्य सरकार ने 1.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित कर लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि एक जवाब देते हुए कहा है कि राज्य के अंदर की नदियों को जोड़ने की योजना के तहत बागमती, बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो परियोजना के प्रथम चरण में 139 करोड़ रुपये लागत का जो है ना एक जो है ना हेड रेगुलेटर निर्माण किया जा रहा है। गोपालगंज के बीचों बीच निकलने वाली छारी नदी की प्राकृतिक जलधारा का उपयोग करते हुए
गंडक छारी गंगा जोड़ योजना के लिए पीडीआर भी तैयार हो चुका है। मीन्स कि यहाँ पे जो है ना बिहार सरकार अपने लेवल पे जो है ना इन सब नदियों को जोड़ने की बात कर रही है। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई नदी जोड़ो परियोजना क्या है और बिहार के विशेष संदर्भ में इसका क्या लाभ है। तो आपको इसे कि बिहार की जो प्रमुख नदियाँ हैं, जो नदियाँ जोड़ने की बात की जा रही है उसको एग्जाम्पल देते हुए, चूँकि ये इस नदी जो परियोजना तो हिमालय की नदियों को और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को जोड़ने की बात है, तो बिहार के रेफरेंस आप लिखेंगे। फिर इसका लाभ कई सारा है, सिंचाई है, बाढ़ सूखे की समस्या निदान है, जलापूर्ति है, उसके बाद आप यहाँ पे मत्स्य पालन है, कई इसके लाभ आप दिखा सकते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट भी पर्यावरण के लिए या जो विस्थापन की समस्या, इस सब को आप इसमें लिख सकते हैं, लाभ भी और हानि भी। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बीपीएससी सब में ये पूछता है। बाकी इन्होंने एक चीज़ और कहा है कि गंगा जल आपूर्ति योजना और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत सुपौल जिले के बीरपुर में भौतिकीय परिमाण केंद्र की स्थापना किया जा रहा है, जिससे कि ये बाढ़ के बारे में कुछ ना कुछ बता पाएगा। ये पीटी में पूछा जा सकता है। बाकी गंगा जल आपूर्ति और देश की सबसे बड़ी रबर डैम नज़ीर साबित हुआ है, मतलब कि यहाँ काफ़ी पानी भी है, यहाँ सिंचाई का कोई सुविधा भी बहाल हो गया है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये सब लिखा गया। देखने एक चीज़ और यहाँ पे इनका इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने केंद्र से सिफारिश किया कि केंद्र राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति जल्द घोषित करे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार की जितनी भी नदियाँ, गंगा है, गंगा की और सभी सहायक नदियाँ ऐसा जब मिलती है, यहाँ गाद सभी नदियों में काफ़ी ज़्यादा है और जल्दी गाद होने की वजह से नदी में पानी जल्दी भर जाता है, इसलिए यहाँ बाढ़ आ जाता है। तो सरकार का एक लक्ष्य ये है कि अगर बिहार की हर एक नदियों का गाद निकाल, मान ये नदी है, ठीक है, नदी का इस नदी से गाद निकाल के इस किनारे अगर यहाँ पे डाल दिया जाए, एक तो ये बांध का भी काम कर जाएगा और इस जो कि गाद की मिट्टी काफ़ी उर्वर भी होगी, उस पर आप खेती भी कुछ कर सकते हैं। तो ये इनका केंद्र सरकार से अनुरोध है कि गाद निकालने की एक अलग से पॉलिसी जारी करे, इससे जो है ना चीज़ें बेहतर होगा। और इसमें ये भी कहा है कि कोसी मेची लिंक योजना के लिए केंद्र सरकार से यूपी एमपी की कैन बेतवा लिंक योजना के अनुरूप 60% केंद्र, 30% केंद्रीय ऋण और 10% जो है राजस्व के आधार पर सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इस जो कोसी मेची जो लिंक परियोजना में 60% केंद्र साथ देना चाह रही है और 40% कह रही राज्य दीजिए, लेकिन इनका बिहार सरकार का भी डिमांड है कि 60% पैसा केंद्र से आइए, बाकी 30% हमको दीजिए, ऋण दीजिए, केंद्र सरकार ऋण देगी, बाकी 10% राज्य लगाएगी। ये ऐसा सरकार का कहना था। आप ये भी ध्यान रखिएगा। इन नदी जोड़ो परियोजना में दो मेनली नदी जोड़ो परियोजना बिहार में भी चल रहा है, मतलब कार्य पे चल रहा है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बाकी देखिए अभी राजद जदयू समेत 14 दलों की सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और ईडी की गिरफ्तारी की गाइडलाइन जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जो है ना अपील दायर किया गया। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से या महीनों से देखा गया है कि जो सीबीआई ईडी का जो जिस तरह से इनका कार्यशैली है उस पर विपक्षी दलों ने काफ़ी जो है ना केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। तो उसी को लेके जो है ना देश के 14 जो पार्टी जो है ना सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया है। उनका ये कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जिस तरह से जांच कर रही है और जिस तरह से विपक्षी नेताओं को जो है ना विपक्षी पार्टी नेताओं को जो टारगेट किया जा रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। तो इनका जो मेनली देखिए क्या क्या डिमांड है, इसमें देखिए खाली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनका कहना है कि वर्ष 2015 से लेकर 14 तक जांच एजेंसियां किसी भी मामले में पहले छापा मारती थी, फिर प्राप्त सबूत पर कार्रवाई की जाती थी। 93% मामले में कार्रवाई की व्यवस्था थी, मगर 2014 से लेकर 22 तक यह क्रम 93% से घटकर कितना हो गया, 29% हो गया। इनका दूसरा तर्क है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें जो है ना ईडी जो है 2013 में जहां 209 मामले दर्ज किए, वहीं जो है ना 2020 में 981 और 2021 में 1180 ऐसे केस दर्ज किए हैं और मैक्सिमम जो है ना विपक्षी पार्टी के नेताओं पर है। बाकी यहाँ ये लिखा हुआ है कि 2004 से लेकर 14 के बीच सीबीआई ने 72 नेताओं के खिलाफ जांच की थी, जिसमें 43 नेता उस समय विपक्षी दल के थे जो 60% से कम, जबकि यह अभी संख्या कितना है 95% हो गया। तो मतलब यह है कि जो विपक्षी दलों ने इस तरह का आरोप लगाया है, तो आप इसका ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर यूपीएससी भी पूछा था कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्या ये कार्यपालिका गलत कर रही है, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछेगा, आपको ऐसे में पूछ सकता है, आपसे क्या कहते हैं मेंस में पूछेगा या इंटरव्यू में पूछेगा। तो इंटरव्यू में आपको सिंपल अगर जो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जो अभी जो केंद्रीय एजेंसियां क्या ये गलत यूज कर रही है, तो आपको सिंपल लिखना है कि केंद्र में जो सरकार है, चूँकि वो चुनी हुई सरकार है, अगर उनको ऐसा लगता है कि
कानून के तहत ये काम होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई या ईडी एक कानून के तहत काम करती है तो उनको अपना काम करना चाहिए। इस पे जो है ना ज़्यादा जो है ना विपक्ष की बातों को ना ध्यान रखें, सरकार जो चीज़ें कर रही है वो कानून सम्मत है, बस इतना ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना है कि कोई भी सीबीआई हो या कोई भी ईडी हो, उनको संविधान या कानून से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, ताकि देश की जनता को भी लगे नहीं जो ये संस्था सही ढंग से काम कर रही है। आपको इसे करके आप जब आप इसको एक बीच का रास्ता निकाल कर देख सकते हैं। बाकी जो है ना बिहार में प्रादेशिक नियोजन और आर्थिक विकास को लेकर जो है यहाँ पे फिर से जो जल संसाधन मंत्री का एक और इस कथन स्टेटमेंट आया है कि बिहार में 7.6 लाख हेक्टेयर चौर क्षेत्र का विकास कर होगा मखाना और मछली पालन। मैं पहले भी अपने कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ, बिहार में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे ना जल जमाव रहता है या पानी है, अगर गंगा है, गंगा के किनारे है, या और भी कई सारे ऐसे दियारा क्षेत्र हैं बिहार में जहाँ पे पानी हमेशा रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों का हम प्रादेशिक विकास कैसे कर सकते हैं, इन चौर का जो है ना जहाँ पानी या टाल क्षेत्र है, इनमें हम मछली पालन कर सकते हैं, एक्वाकल्चर का डेवलप कर सकते हैं, मखाना खेती कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे मंत्री साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की यहाँ पर राज्य में सालों भर जलवायु वाले 7.62 लाख हेक्टेयर चौर क्षेत्र को उपयोगी बनाने के लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है, नीति बना रही है, ठीक ना। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 9.41 लाख हेक्टेयर जलजमाव वाला क्षेत्र है, इनमें 8.35 लाख हेक्टेयर उत्तर बिहार में है, 1.06 लाख हेक्टेयर टाल क्षेत्र है। अब तक 1.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त किया जा चुका है। शेष इतना लाख हेक्टेयर में से इतना हेक्टेयर जल जमाव से मुक्त करना आर्थिक और पर्यावरण दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं है। ऐसे में इस क्षेत्र में बायो ड्रेनेज, एक्वाकल्चर, मखाना, मत्स्य पालन होगा। तो कहने का ये है कि यहाँ पे कई चीज़ें करा के उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। आप इस डेटा का यूज कर सकते हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि वाटर ऑडिट भी हम लोग यहाँ कराएंगे अपने राज्य में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये मेंस के लिए पूछेगा कि अगर आप बिहार की जो समस्या कैसे ख़त्म हो, चूँकि आपको बिहार में जो जितने भी ज़िले हैं देखिएगा अलग अलग क्षेत्रों की समस्या अलग है। यहाँ सीमांचल है, इसका समस्या अलग है, मिथिला की समस्या अलग है, इधर का समस्या अलग है, फिर दक्षिण बिहार का समस्या अलग है। तो जितनी भी एरिया है वहाँ पे जो भी रिसोर्स है वहाँ के स्थानीय, उसके आधार पर हम जो है ना आगे अपना विकास की धारा बढ़ा सकते हैं। तो आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ये जो है ना क्या कहते हैं पीटी का क्वेश्चन है, इसका एक बार बना लीजिएगा, मैं इसका ना आंसर की शेयर कर दूँगा, मैं बता ही देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो है एलिवेट एक्सपो 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, ये आपका दुबई में किया गया। आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा परीक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, ये भुवनेश्वर में किया गया। इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो ये आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता है। फिर सरकार ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को हाल ही में मंजूरी दिया, ये आपका लातूर में दिया है। पाँचवा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है, तो इसका आंसर आपका असम है, डी। फिर हाल ही में जारी स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची में कौन सा देश शीर्ष रहा है, 6, ये चीन है। कहाँ पर हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है, ये इसका आंसर आपका बी, रायबरेली में है। फिर नेक्स्ट जो है ना एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसका आंसर आपका सी, उत्तराखंड है। हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है, इसका ये पुणे है। हाल ही में साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं, ये सी, इसका रणवीर सिंह है। कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित नियुक्त करने की योजना बना रही है, इसका आंसर ये पश्चिम बंगाल है। फिर नेक्स्ट जो है ना इसमें जो है ना किस कंपनी को आग प्रतिरोध स्टील बनाने के लिए भारत का पहला IBI लाइसेंस मिला है, इसका आंसर बी, जिंदल कंपनी हो जाएगा। फिर 13 है कि हाल ही में जारी हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा, इसका आंसर फिनलैंड हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है, इसका आंसर होगा सी, बांग्लादेश। ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा सी, भोपाल। और हाल ही में किसे SCO जो शंघाई सहयोग संगठन का पहला पर्यटन और सांस्कृतिक राजनीति घोषित किया, राजधानी घोषित किया, इसका नाम हो जाएगा वाराणसी। ये पीटी के पॉइंट देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये बिहार दिवस का समापन हो गया है, 3 दिन ये कार्यक्रम चला है। यहाँ पे जो अंतिम दिन समापन में राज्यपाल जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा है कि जो है ना युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो है एक अच्छा है, यहाँ भविष्य बिहार का भविष्य युवाओं पर निर्भर है, इसलिए युवाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। JP का जिक्र किया है कि वो युवा थे जब
आंदोलन में भाग लिए थे, ऐसे करके आप इसको साथ देख लीजिएगा। तो मैं कई बार इसको जिक्र कर ही दिया हूँ। बाकी उन्होंने एक चीज़ और कहा है कि राज्य में फिजियोथेरेपी मास्टर और PhD की सुविधा नहीं है। यह आश्चर्य मगर वास्तविकता है। ये ना स्वास्थ्य सेवा में अगर कुछ आपको कमियां दिखाना हो बिहार में तो आप इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो है ना फिर वही चीज़ है कि जो ये बता ही दिया, जैसे जैसे कि जो अभी गंगा जल आपूर्ति योजना में ध्यान रखिएगा कि ये जल जीवन हरियाली के तहत पहली बात तो इसका हो रहा है काम। राजगीर, गया, बोध गया में प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल उपलब्ध कराया जाए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और सबसे अधिक यहाँ जो राजगीर में, फिर आपका बोध गया में, और फिर जो है ना सबसे अधिक गया में, ठीक ना। ये तो 75,000 घरों में जो है ना ये चीज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नवादा में अभी तक नहीं, हाँ यहाँ पे आने का भी जल्दी आ जाएगा, ये चीज़ दिया गया है। बाकी नेक्स्ट, हाँ, जस्टिस चंद्रन पटना हाई कोर्ट के बने नए न्यायाधीश, इसको PT के पॉइंट व्यू से आप इसको सिर्फ ध्यान रखें, विनोद चंद्र इसका नाम है पूरा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, घोफनाराज के चोर विकसित होंगे, नई नीति लाएगी सरकारी में, ऑलरेडी आपको बता ही दिया, वही चीज़ है इसमें, डेटा फैक्ट देख लीजिएगा। हाँ, ये गंगा किनारे मिट्टी, जो कि आपको पता है जो हमारे राज्य में जितनी भी नदियां हैं, अगर गंगा है तो गंगा किनारे जब जो बलुई मिट्टी होती है वो काफ़ी हल्की होती है। जब भी कभी हल्की से भी हवा बहती है ये मिट्टी उड़ के शहर की ओर आ जाती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि गंगा राज्य में जो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, गंगा के मैदानी इलाकों में हल्की मिट्टी का होना है। इससे वायुमंडल में प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। वहीं वायु की तेज गति तेज होने पर वायुमंडल में स्थित प्रदूषक तत्व यहाँ आसपास क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ये बात जो है ना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य ने ऐसा कहा है। तो ये जो ना एक बड़ा वजह है, अगर आपको मेंस में अगर लिखना हो आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे वही कि वायु प्रदूषण, अगर मेंस के लिए क्वेश्चन आ गया, वायु प्रदूषण के मामले में बिहार वायु प्रदूषण के मामले में भारत में शीर्ष राज्य है, जो यहाँ की 12 करोड़ जनता के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके कारण बताइए और इससे होने वाले दुष्परिणाम का भी चर्चा करें। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं इसका जब कोई टाइम लेगा तो इसका मैं मॉडल आप लोग को दे दूंगा। बाकी जो है ना वही सब यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या यहाँ बीमारी होगा इससे, ठीक नहीं, सब आप बेटा इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है एक और है, हाँ, पटना में लगेगा रेडिएशन मॉनिटर। ये जो है ना इस तरह का लगने वाला जो है पूर्वी भारत का पहला उपकरण होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। पटना में लगा रेडिएशन मॉनिटर जो है ना मौसम पूर्वानुमान ये बताएगा कि जो आपका जो वायुमंडल के जो निचली परत में क्या मौसम की गतिविधियां हैं उसका आंकड़ा, मतलब यह उपकरण उच्च ऊर्जा स्थलीय विकिरण की निगरानी करेगा और ये डेटा देगा कि कहाँ कहाँ क्या है। तो ये इस राज्य के लोगों के लिए जो है एक बेहतर उपकरण साबित होगा, क्योंकि बिहार में कभी ठनका पड़ जाता है, कभी आंधी तूफान सब आ जाता है। ये जो है ना इस तरह का रेडिएशन जो है ना जो मॉनिटर जो है ना आपको समय से पहले लगा देगा, बता देगा। तो आप ये भी अगर प्रयास में अगर लिखना तो आप ये लिख सकते हैं। बाकी और भी जिलों में इसका जो है ना लगने का बात चल रहा है, जिसमें कि आपका क्या है, वाल्मीकि नगर है, पूर्णिया है, भागलपुर, गया में भी स्थापित किया जाएगा ये उपकरण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, प्रदूषण कम करने के लिए बिहार सरकार क्या करेगा ये पूछेगा, तभी जो ना अभी जो बिहार के जो राज्य प्रदूषण बोर्ड ने कहा है कि सभी प्रखंडों में लगेगा प्रदूषण मापी यंत्र। ये अगर सरकार के प्रयास में आप इसको आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि यह जानकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और IIT कानपुर के सहयोग से शुक्रवार को पटना में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला में जानकारी दिया गया है, जो कि अभी जलवायु मंत्री या वन पर्यावरण मंत्री कौन है, तेज प्रताप यादव ने ऐसा कहा है। तो आप सिंपल यह ध्यान रखिएगा कि बिहार सरकार क्या प्रयास करते, ब्लॉक लेवल पे भी जो है इस तरह के यंत्र लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के लोकल लोगों को पता चलेगा कितना प्रदूषण है कितना नहीं है। तो अच्छी बात है बिहार सरकार के लिए, राज्य के लिए। बाकी जब तक कोसी पर हाई डैम नहीं बनेगा तब तक बिहार से बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी। बार बार बिहार सरकार या यहाँ के जो जल संसाधन मंत्री का डिमांड रहता है कि एक ना कोसी जहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलते हुए जो बिहार में आती है, क्यों नहीं इसके आसपास में एक हाई डैम का निर्माण किया जाए, जिससे कि मैक्सिमम पानी वहीं हम स्टोर कर पाएँ और बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिला दें। तो वहीं हमने कहा है कि जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से नेपाल में हाई डैम और कोसी विकास एक प्राधिकरण के गठन की मांग की है। अगर फिर ये पूछेगा कि मेंस में कि बाढ़ से मुक्ति के उपाय बताइए, तो आपको ये भी बात लिख सकते हैं कि कोसी पर हाई डैम और एक विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। फिर इन्होंने कहा कि आगे लिखा है इन्होंने कि मंत्री ने कहा कि यह पूरा सर्विद है कि बिहार में नेपाल से आने वाली नदियों के कारण ही बाढ़ आती है। विगत 5 वर्षों 2017 से लेकर 22 में बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ संघर्ष लगभग 8,500 एकड़ रुपये खर्च हुए हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये बनना चाहिए। बाकी इन्होंने जो एक चीज़ और
वही बात जो आपको पढ़ाई दिया, ये नदी जोड़ो परियोजना की यहाँ पे बात किया था आपको, पहले मैं इसको बता दिया हूँ। उसके बाद जो है ना इन्होंने मंत्री ने भी कहा है कि केंद्र सरकार से वही राष्ट्रगाद प्रबंधन नीति को अनुरोध किया है। फिर विकसित देशों के तर्ज पर यहाँ वाटर ऑडिट कराएगा बिहार। इंजीनियरों को IIM गया में दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। बाकी ये जो सिंचाई क्षमता विकसित करने की बात की जा रही है, ये सब ना कुछ कुछ सरकार के प्रयास हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी कोसी मेची को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे केंद्र सरकार, ये बार बार हमारे बिहार सरकार का डिमांड है और फंड को के लिए वैसा यहाँ पे किया जा रहा है। और ये ध्यान रखिए कोसी मेची परियोजना से अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया जिले को सिंचाई का सुविधा मिलेगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो PT के लिए पूछेगा, अभी TB जो बीमारी के उन्मूलन के संबंध में बेहतर प्रबंधन के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी में आयोजित विश्व TB सम्मेलन में बिहार के मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले को गोल्डन मेडल, सिवान जिले को सिल्वर और सिवान को सिल्वर और सारण को और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। बस ये PT के लिए आप इसको कहीं ना लिख लीजिए, बाकी इसमें और विशेष आपसे नहीं पूछेगा। ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा जो आज का करंट अफेयर्स। आइए आज के मॉडल को हम देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन कि राजनीतिक अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं। पिछले कई वर्षों चुनाव में इसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बिहार के विशेष संदर्भ में इसके कारण और इससे उत्पन्न दुष्परिणाम की चर्चा करें। एक और जिनको इनका इंग्लिश मीडियम का PDF चाहिए उनको भी मिल जाएगा, लेकिन टेलीग्राम पे वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हिंदी का जो ना और पेपर जो कटिंग वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्नों का क्या आपकी भूमिका क्या लिखें। देखिए भूमिका यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं आपकी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 90 करोड़ मतदाताओं वाला देश, सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी के देश की चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण जैसी विकृतियाँ समा गई है, जो कि संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को क्या कर रही है, धूमिल कर रहा है या कर रही है। मतलब कि ये जो राजनीतिक अपराधीकरण देश में बढ़ रहा है, तो हमारे देश में जो लोकतंत्र है और जो गांधी जी के सत्य अहिंसा का देश है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुरी प्रवृत्ति का बढ़ावा मिल रहा है और ये देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धूमिल कर रहा है। ऐसा आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। बाकी राजनीतिक अपराधीकरण देखिए हुआ यूँ कि 1980 के शुरुआती दौर में जब सक्रिय राजनेता मतदाताओं को डरा धमकाकर जबरन बूथों पर कब्जा कर चुनाव जीतने के लिए अपराधी और स्थानीय दबंग लोगों का इस्तेमाल करते थे तथा चुनाव जीतते थे, इसके बदले उन्हें संरक्षण देते थे। मतलब कि नेता वहाँ के लोकल जो बाहुबल थे उनको पैसा दे के भाई तुम बूथ कैप्चर करो, हमारे लिए लोगों को वोट मांगो, तो ऐसा काम करते थे 1980 के दशक में। 90 आते आते ये प्रवृत्ति चेंज हो गया। इसमें क्या हुआ, परंतु 90 के बाद अपराधियों को एहसास हुआ कि राजनेता उनका इस्तेमाल कर चुनाव जीतते हैं तथा अपने हितों की पूर्ति के बाद उनका साथ छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप वे स्वयं राजनीति में भाग लेने लगे और चुनाव जीते। इस प्रकार अपराधियों को राज और राजनीति दोनों का संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त हो गया। दैट मीन्स कि पहले वो नेता को चुनाव जीतने में मदद करते थे, अब उनको लगा यार जब हम ही उसको जिताते हैं मैं ही क्यों नहीं जीत जाऊं, तो अब वो खुद चुनाव खड़े हो गए और वो जीत भी गए। इसका मतलब यहीं पे है राजनीतिक अपराधिक और आपराधिक राजनीतिक दोनों देश में हम समस्या हो गई। अभी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग चुनाव जीतते हैं और अभी ADR का रिपोर्ट है जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं उनका चुनाव जीतने का चांस ज़्यादा है औरों के प्रतिशत औरों के कंपेयर में। कितना ही गलत बात है ये। कहीं ना कहीं देश का जो है ना सिस्टम या राजनीतिक पार्टियां या कहीं ना कहीं मतदाता भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। अब देखिए चूंकि क्वेश्चन था बढ़ती प्रवृत्ति कैसे इसका ट्रेंड बढ़ता जाए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1997 में पूरे देश के 4722 विधानसभा सदस्यों में से लगभग 1000 से अधिक पर जो है ना आपराधिक पृष्ठभूमि के ना केस दर्ज थे। ADR और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट कहती है कि 2014 लोकसभा में और 2019 के लोकसभा में जो है ना जितने भी संसद सदस्य थे उनमें से 34% पे और 2019 में 43% पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। और यहाँ पे इसे करके आप इसको बार ग्राफ में दिखा सकते हैं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में जब जो भी लोग जीत के आए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने उनमें 30% पर आपराधिक पृष्ठभूमि का दर्ज था मामला, 14 में 34% और 19 में देखिए 43%, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। वही प्रवृत्ति न केवल संसद में बल्कि राज्यों के लेवल पर भी इसकी प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। और जो कि यहाँ बिहार के विशेष संदर्भ में बात हो गया तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ बिहार के विशेष संदर्भ में 1990 के प्रारंभिक चरण में बदलते राजनीतिक परिदृश्य, क्योंकि वहाँ पे मंडल कमीशन का नियुक्ति हो चुका था, कुछ क्षेत्रीय दलों का उदय हो चुका था, कुछ जाति गोलबंदी भी बिहार में हो गया था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1990 के आरंभिक चरण में बदलते राजनीतिक परिस्थितियाँ वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा बदलते सामाजिक व्यवस्था ने राजनेताओं ने अपराधियों
अपराधियों का इस्तेमाल कर चुनाव जीता, बाद में वे ये अपराधी स्वयं चुनाव जीतने लगे। मतलब कि स्टार्टिंग में तो सहारा लिए, लेकिन बाद में अपराधी खुद मैदान में आके चुनाव जीतना शुरू कर दिया और तब से प्रवृत्ति लगातार जारी है। और अभी का डेटा कहता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में 142 पर मुकदमे दर्ज थे आपराधिक किस्म के। 2022 के 20 गलती होगा 20 के विधानसभा चुनाव में 163 पर कहीं ना कहीं मुकदमे क्या है दर्ज हैं। और इस बार 123 ऐसे विधायक हैं जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध, समझे रेप ऐसी घटनाएं का भी जो है यहाँ पे जिक्र है। कितना गलत बात है। और आरजेडी के 73, भाजपा के 64, जदयू के लगभग 50, कांग्रेस के लगभग 49% विधायक पर जो है ना कहीं इस तरह के मामले दर्ज हैं। आप ऐसे करके आंसर को आराम से लिखिए। बाकी यहाँ पे एक आप लाइन ग्राफ बना देंगे कैसे कैसे इसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बाकी अब इसके क्या वजह क्या है, वजह क्या है कि देखिए पहले तो वोट बैंक की राजनीति। आपको पता है कि इन अपराधियों का अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा जातीय आधार होता है। आप अपने इलाके में देख लीजिएगा, जो भी बाहुबल किस्म के जो भी होंगे एमएलए, उनका उस इलाके में जातीय आधार बहुत ही तगड़ा रहा होगा, वोट बैंक की राजनीति। दूसरा धनबल, कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि विशाल धन उपलब्ध कराती। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि कई सारे अवैध काम होते हैं इन लोगों का, उससे पैसा आधा आता है, इन लोगों का इसमें काम आ जाता है। चुनाव की कार्यप्रणाली में कमियां, हमारे देश में जो है ना जनता कोई मतलब कोई भी अगर उम्मीदवार खड़ा हुआ तो जनता को नहीं लगता है कौन है नहीं, उनका कितना पढ़े लिखे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या पता नहीं चलता है, तो लोग उसको वोट देते हैं। मतलब कि कम जागरूक होना भी एक गलत चीज़ है, परंपरा है मतलब कि देश के राजनीति के लिए। बाकी न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो जाती है। अगर किसी पर अगर केस दर्ज भी हुआ तो सजा होगा 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, तब तक वो कितना बार चुनाव जीत भी जाता है और तब तक अपना पैसा जमा भी कर लेता है। फिर क्या मतलब इसी न्यायिक प्रक्रिया से। राजनेता और नौकरशाही का संगठन, मतलब कि कहीं ना कहीं जो नेता होते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो भी आपस में गठजोड़ करके ऐसे आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों को बढ़ावा देते हैं और कहीं ना कहीं संरक्षण देते हैं। ये भी एक बड़ी कारण है। राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का बिल्कुल ही अभाव है। मतलब कि जो जितना अधिक दबंग, जितना अधिक उनका बैकग्राउंड खराब, उनको पार्टी टिकट देती है और यहाँ तक कि मंत्री बना देती है। ये सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं करें, आप भाजपा देखिए, कांग्रेस देखिए, या यदि कोई भी अगर पार्टी हो, जो जितना बड़ा क्रिमिनल उसको उतना बड़ा पद, उसको उतना बड़ा जिम्मेदारी पार्टी देती है और मंत्री पद भी दिया जाता है। आप आसपास देख सकते हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी मतदाता अक्सर धनबल और बाहुबल से प्रभावित होता है। ऑब्वियसली बात देखते होंगे कि ये आदमी खड़ा हो, इनके पास इतना पैसा है, इतना उनका मसल पावर है, तो कहीं ना कहीं जो ये भी जनता में है कि नहीं ये बड़ा आदमी है, इतना पैसे वाला, तो इसको ही वोट दो, ऐसा करके जो है ना चीज़ें चलता है। बाकी हमारे बिहार या देश की राजनीति में दो चीज़ याद रखिए, एक है 3M, एक है 3C। ये क्या है 3M क्या है? 3M मतलब है मनी पावर, मसल पावर और म्यूनिसिपल पावर। ये बहुत ख़राब प्रवृत्ति है। और 3C है कैश, क्रिमिनल और करप्शन। ये जो है चीज़ें जो है होने से कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को आने का जो है ना मौका मिल जाता है। अगला है, अब इसका दुष्परिणाम क्या होगा? कानून तोड़ने वाला ही अगर विधि निर्माण के रूप में चयन अगर हो जाए तो ये लोग, इसके लिए लोकतंत्र से और ख़राब क्या हो सकता है? तो इससे लोकतंत्र की पवित्रता भंग हो रही है। कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र विकृत हो रहा है। जहाँ विधि का शासन अप्रभावी होगा वहाँ अन्य समस्याएं समाज में उत्पन्न हो सकती है। फिर विधानसभा की कार्य क्षमता में कमी आती है, उत्तरदायित्व में भी कमी आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हाल फिलहाल जिस तरह से विधानसभा या विधान परिषद या संसद जैसे शोरगुल होता है, ये लोग इसी का वजह, अगर पढ़े लिखे लोग होते हैं तो क्यों ये लोग इतना मतलब कि इस तरह की हरकत करते हैं? आप ये भी देख सकते हैं। इनको मतलब कि अच्छे स्पीच में, डिबेट में इनको कोई मतलब ही नहीं है, कुछ उल्टा पुल्टा आए बोल के निकल गए, उसे ध्यान रखिएगा ना। अगला जो है यहाँ पे आपराधिक प्रवृत्तियों का कहीं ना कहीं एक तरह का अस्थायीकरण हो रहा है और इसका प्रभाव हमारे आने वाले पीढ़ी को पड़ रहा है। तो आज देखिए बिहार में आए दिन लूट, हत्या घटनाएं पेपर में बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट जो है ना, समाज में हिंसा को बढ़ावा मिलता है, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, सरकारी योजनाओं का पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। तो ऐसे करके जो ना आप इनके कुछ दुष्परिणाम को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब अंतिम में अब कुछ रोकने के उपाय, तो रोकने के उपाय में सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है, चुनाव आयोग ने भी कुछ किया और कुछ समिति भी गठित किया गया और कुछ संसद ने भी काम किया। जैसे कि भारत सरकार बनाम एक ADR मामले 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने समय वाले उम्मीदवार को जो है अपनी पृष्ठभूमि घोषित करनी होगी, क्या है नहीं है। फिर 2 वर्ष या उससे अधिक सजा के लिए दोषी उम्मीदवार अपनी सीट खो देंगे। 2020 में कहा कि प्रत्येक पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का नाम वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर डालें। ये सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मतलब कि आदेश है। फिर नोटा का प्रयोग किया, आदेश दिया था, ये भी जिक्र कर सकते हैं। फिर बोहरा समिति का गठन 1993 में हुआ था। इस समस्या को रोकने के लिए उसने कहा था कि ED CBI का प्रयोग होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड की अवधारणा लाया गया है, चूँकि चंदा अगर आपको किसी पार्टी को देना है तो बैंक से जाइए, बॉन्ड खरीदिए, जितना का बॉन्ड खरीदिएगा वो पैसा फिर उस बैंक उस
पार्टी के अकाउंट में चला जाएगा। ये भी ठीक था, ये सरकार के द्वारा किया गया था। आप देखिए ये तो है, लेकिन फिर भी समस्या खत्म नहीं हो, ज्यों की त्यों है और आगे बढ़ते ही जाए। अब आगे का क्या होना चाहिए? आगे के नाम पहला लिखा है कि राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए कानून ढांचे भी मजबूत किया जाए। पहली काम, राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट देने से परहेज करना चाहिए और आम जनता को जागरूक होना चाहिए इन सब चीज़ों लोगों को वोट देने से। तो इसे करके आप इस कॉन्फ्रेंस को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बाकी आपका पूरा मॉडल हो गया। आप इसको PDF के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। बाकी कल जो करंट अफेयर उसको देखेंगे। बाकी 68, 69, 70 के लिए GS आपका, फिर एसए के लिए मेंस ऑफलाइन प्रोग्राम चल रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना नीचे दिए नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।